हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड वाला लेक्चर करने वाले हैं। क्लास 11th नहीं है बेटा, ये क्लास 12th है। आर यू एडमिटेड इन द रॉन्ग क्लास? यस, कौन पूछ रहा था अभी? He is also in 12th class, maybe. 12th में हो? बस 12th का ही चलेगा बेटा, नो वरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारा लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एक क्वेश्चन है छोटा सा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप सब लोगों से पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, बहुत जनरल है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर अच्छे से किया तो बहुत आसान है ये केमिकल काइनेटिक, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है, रेट जो है वो हाफ हो गया है। वॉल्यूम को डबल करने पर रेट हाफ हो गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए गैस है, इसी गैस को, सेम गैस को मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, पिस्टन को ऊपर की तरफ करेंगे, वॉल्यूम तो कितना भी बड़ा कर लो गैसेस का, लेकिन नंबर ऑफ मोल सेम ही है। कैसे सॉल्व करेंगे? रेट क्या होता है मुझे नहीं पता, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। तो मैं रेट मान लेता हूं K इंटू आर की जो पावर है वो अल्फा है। ठीक है, रिएक्टेंट की पावर अल्फा, और दूसरा रेट, अब उसने क्या बोला था, रेट हाफ हो गया वॉल्यूम डबल करने पर, मतलब कंसंट्रेशन डबल करने पर, है ना। तो रेट जो है वो हाफ हो गया। और यहां पर देखिए क्या आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हाफ रह गई। ये हाफ कैसे रह गई भी? वॉल्यूम तो डबल किया था। तो देखो वॉल्यूम डबल हो गया, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो अगर वॉल्यूम डबल हो गया यानी कि लीटर हो गए 2, मोल भी तो फिर आधे रह जाएंगे ना। समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. यानी कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी। सर एक बार और बताना। बताता हूं बेटा, देखो आपके पास सिंपल सीधा सीधा एक, मान लीजिए कि यहाँ पर सीधा आपके पास में यहाँ कितने मोल रखे हैं? 6 मोल है। ठीक है, 6 मोल आपने क्या किया, नमक है आपके पास NaCl। ठीक है, कितने पानी में? 1 लीटर में। तो मोलैरिटी क्या निकलेगी? मोल पर लीटर। ये होती है मोलैरिटी, या कंसंट्रेशन भी बोलते हैं इसे, मोल पर लीटर। 6/1, तो ये आएगा 6 मोलैरिटी। बड़ा एम लगाते हैं मोलैरिटी के लिए। अब मैं, उसने क्या कहा, वॉल्यूम डबल हो गया, रेट हाफ हो गया। रेट तो मैंने यहाँ हाफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेट कुछ भी था, मैंने एक गैस लगाया कि रेट ये था। उसके बाद उसने बोला वॉल्यूम हो गया डबल। अगर वॉल्यूम डबल हो जाता है तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब उसने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ मोल डबल हो गए, उसने बोला वॉल्यूम डबल, यानी कि इसमें पानी डबल आ गया। तो पानी हो गया अब 2 लीटर, नाउ इट इज 2 लीटर। मोल तो 6 ही है, 6 मोल पर लीटर, तो ये 2 लीटर यहाँ आएगा, तो इक्वल क्या आ गया? 3 मोल पर लीटर बन गया है 1 लीटर के लिए। तो कंसंट्रेशन क्या होगी? हाफ। तो यही मैंने लिखा रिएक्टेंट बाय 2, कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी, भले ही यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, तो ध्यान रख लेना। भले ही डबल लिखा है, वॉल्यूम डबल किया उसने, अमाउंट ऑफ गैस डबल नहीं किया। तो वॉल्यूम डबल करने का मतलब वही होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट बढ़ रहा है या उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर हाफ हो जाएगा। रेज़ टू द पावर ऑफ अल्फा वो तो सेम रहेगा। दोनों को डिवाइड करने पर क्या आता है, जो कटेगा वो कट जाएगा, रेट से रेट कैंसिल हो गया, है ना। अब ध्यान देना जरा, रेट से रेट कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? रेट से रेट कैंसिल हो गया, 2 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 इधर आ गया। फर्दर नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, K से K कैंसिल हो गया, ये तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया हमने। R और R नोट, तो मैंने क्या किया, R के ऊपर अल्फा लगा दिया, 2 के ऊपर भी अल्फा लगा दिया, और ये 2 जो है ये ऊपर चला गया। ठीक है, 2 के ऊपर अल्फा पावर वाला 2 यहाँ आ गया, R अल्फा से R अल्फा कट गया, तो वैल्यू क्या आई, 2 की पावर 1 इक्वल है, ये 2 था ना, इसकी पावर 1 नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर अल्फा। जब बेस सेम होती हैं और दोनों इक्वल का साइन होता है तो मतलब पावर्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो अल्फा विल बी 1। यस गाइस, क्लियर है? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यानी इसमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि वॉल्यूम डबल करने का मतलब ये नहीं होता कि कंसंट्रेशन डबल हो रही है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैंने बोला भी था कीजिए, हल्का फुल्का आपको मैं ट्रेलर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर सॉल्व कर सके तो जरूर करेंगे। अब यहाँ देखिए भाई, एक और चीज आती है, ये मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था, कंसंट्रेशन डबल करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ट्रिपल करोगे रेट ट्रिपल, कंसंट्रेशन 4 करोगे रेट 4, क्योंकि रेट फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, रेट जो है वो इक्वल होता है K इंटू कंसंट्रेशन की पावर, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट भी डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो कंसंट्रेशन ट्रिपल करी तो रेट भी ट्रिपल हो गया, 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 करा तो 4 से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. पहले भी सर किया था। देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर का रेट क्या होता है,
सेकंड ऑर्डर का रेट जो है वो डबल। के टू रिएक्टेंट का पावर का स्क्वायर होता है। अगर मैंने कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट डबल कर दी तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा रेट। तो अगर कंसंट्रेशन 3 कर दी तो रेट 9 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन 4 मल्टीपल टाइम में कर दी तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, 16 गुना रेट हो जाएगा। ये समझ में आ गया? सेकंड ऑर्डर के लिए रेट मतलब सेकंड ऑर्डर है तो जितना मल्टीपल में आप कंसंट्रेशन को कर रहे हैं उसी मल्टीपल में उसका स्क्वायर बढ़ेगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, अगर क्यूब थर्ड ऑर्डर हो, सेम है, डबल करोगे कंसंट्रेशन तो उसका क्यूब हो जाएगा, ट्रिपल करोगे उसका क्यूब हो जाएगा, 4 करोगे उसका भी क्यूब हो जाएगा। और जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने से कोई फायदा नहीं है, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर ऐसे है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर टू पावर 1, सेकंड ऑर्डर रेज टू पावर 2, थर्ड ऑर्डर रेज टू पावर 3। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। बता देता हूँ, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस कम से कम पूछिएगा। अगर किसी को डाउट है तो वो वॉइस के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो चैट बॉक्स आप लोगों की वो चैट बॉक्स शायद ना चेक कर पाऊँ और बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हो सकता है कोई क्वेरी रह जाए, है ना? तो कोशिश कीजिए बोल कर ही बता सकें। कोई क्वेश्चन नहीं बोलना चाहता, 1-2 क्वेश्चन आपके मैं चैट बॉक्स में भी फिर कुछ टाइम में देख लूंगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, कि कोई रिएक्शन रेट कैसे वर्क करता है, किस हिसाब से काम करता है। तो वो हाइड्रोजन और NO की रिएक्शन करवा रखी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। सबसे पहले ये याद रख लेना, इक्वेशन बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। ये आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। तो देखो, एक रिएक्शन है N2 और वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप सबसे पहले क्या होता है, NO जो वो N2O2 में कन्वर्ट होता है। दूसरा स्टेप देखिए, N2O2 जो था, जो पहले स्टेप में बना था, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और फिर N2O प्लस वाटर बनाएगा। N2O होती है लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस जो हंसा देती है, दिमाग के ऊपर असर डालती है। अब यहां से हमने N2O उठाया और ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से और हमारा नाइट्रोजन प्लस वाटर बनेगा। क्लियर है? यानी नाइट्रोजन और वाटर बनाने के लिए बीच में भी कुछ स्टेप होते हैं और उन स्टेप में क्या क्या बनता है, N2O2। भाई पढ़ रही हूँ, मेरी क्लास चल रही है। बेटा प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए, ठीक है? यस राज, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बोलिए बेटा। लाफिंग गैस का मतलब क्या है? क्या बेटा? लाफिंग गैस का मतलब? इस गैस को स्मेल करने के बाद में हंसी आती है काफी सारी, ठीक है? 9-10 में भी शायद आपने पढ़ा हो, लाफिंग गैस N2O को बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है, याद आ गया? हाँ, ये वही है, स्मेल वाली, हाँ। गैस का नाम है। देखिए, इस क्वेश्चन को करवाने का क्या मतलब आपने N2NO से रिएक्शन शुरू किया, N2 और वाटर बना दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं बनता है। इसके बीच में कुछ स्टेप आते हैं, जैसे N2O2 बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, NO बनता है। ये वाले बीच के जो स्टेप हैं ये आपको कहीं नहीं दिखाए जाते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किए हैं, ये 2 प्रोडक्ट गायब है ऊपर वाली रिएक्शन में, है ही नहीं। अब उसके बाद जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यानी कि जनरली आपको रिएक्शन सिर्फ ये दिखाई जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कैसे पता लगेगा? एक्सपेरिमेंटल ओनली, एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगा। क्या करें फिर कोई रिएक्शन सामने को याद करो। ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा मैंने कि अगर आपको नहीं पता है तो वो रिएक्शन आपको याद ही होनी चाहिए कि उसके बीच में कितने स्टेप हो रहे हैं। नहीं याद है, कुछ नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है। याद है, वेल एंड गुड, नहीं याद है, कोई फायदा नहीं। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो बीच के स्टेप। अब दूसरी बात बताता हूं, इस रिएक्शन में ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है। कैसे पता लगा? भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये स्लो स्टेप है, ये वाला स्टेप फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा? ध्यान देना, ये मेन रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। क्यों? मान लो आपके पास एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, साइकिल बनती है, उसमें साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री आपके पास, और उस साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में जो हैंडल बनाता है जो आदमी साइकिल का, वो सबसे स्लो है। बाकी की सारी चीजें आपके पास एक्सेस में, हजार क्वांटिटी में, लेकिन हैंडल सिर्फ एक ही बनाया उस आदमी ने। तो साइकिल कितनी बनेंगी भाई? सर एक ही बनेगी, क्योंकि सारे पार्ट कंप्लीट चाहिए। तो जो सबसे स्लो चल रहा है भाई साहब, उसी ने गड़बड़ करी ना। वही वो जब पूरा होगा स्टेप, तभी बाकी के स्टेप हो सकेंगे। फास्ट स्टेप से कोई मतलब नहीं है।
तो सीधी सी बात है ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो यानी रेट इस पे डिपेंड करेगा ना कि रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप। इसको बताने का मतलब ये था कि इसको देख के नहीं बता सकते कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। मैंने इसलिए बोला था ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है। जो अल्फा बीटा की वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंट से ही निकलती है। तो फर्स्ट ऑर्डर 1 आती है अल्फा की वैल्यू, सेकंड ऑर्डर में 2, थर्ड ऑर्डर में 3। तो ये सारा का सारा क्या है, एक्सपेरिमेंट से पता लगा। हमें अगर रिएक्शन याद है, आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर होती है, ये कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो आप बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर रिएक्शन याद नहीं है और आपको पता ही नहीं है तो आप अपनी मर्जी से उसका ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? ये याद रखें सर रेट ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटल निकलता है हमेशा बेटा, वही तो बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। हाँ, कई बार तुक्के से आपका गलत भी सही हो सकता है, वो तो देखो किसी का भी बढ़ सकता है ना। सर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालें तो लो मास एक्शन निकालेंगे हमेशा सही नहीं होता बेटा, वो यही तो चीज बता रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। लो ऑफ मास एक्शन में लो कंसंट्रेशन अगर है, कंसंट्रेशन अगर लो है तब वो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेशन अगर लो नहीं है यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट कंसंट्रेशंस के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन से जो रेट निकालोगे वो ठीक निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी रिएक्शन एलिमेंट्री होनी चाहिए। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, एक ही रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो देखो ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, ये कंपाउंड रिएक्शन है, मतलब इसमें काफी सारे स्टेप हैं। तो पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन, इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रेट ऑफ रिएक्शन में अगर इनका रेट निकालना चाहते हो, तीनों का अलग अलग, और ये सभी डाइल्यूट अमाउंट में है, दो बातें, डाइल्यूट अमाउंट में और एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो रेट है वो आप लॉ ऑफ मास निकाल सकते हो, वो सही आएगा, ठीक है। और अगर आप सीधा कंपाउंड जो रिएक्शन है, पहले वाली रिएक्शन सबसे पहले, इसका रेट निकालना चाहते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट से ही निकालना पड़ेगा। अब एलिमेंट्री रिएक्शन आपको कौन देगा, फिर उसका रेट कौन देगा, कोई नहीं देने वाला, और आपको पता भी नहीं लगेगा एलिमेंट्री है या दूसरी है। याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर काम चलेगा ऐसे ही। तो इसलिए रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, और इसको बताने का तरीका ये था कि एक्सपेरिमेंट से ही पता लगता है। क्लियर सर है? एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं? देखो जो सिंगल स्टेप में होती है, जैसे ये एलिमेंट्री है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, सबसे पहले ये होगा, ये बनेगा, फिर इसके बाद ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाएंगे, फिर इसके बाद तीसरी रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तीनों अकेली अकेली रिएक्शंस हैं जो सबसे पहले क्या होने वाला है, ये पहले नंबर पर हो रहा है, ये दूसरे नंबर पर ये हो रहा है, तीसरे नंबर पर ये हो रहा है। हमने तो इकट्ठा दिखा दिया कि इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास ये आ गया, बट ये बीच में भी कुछ रिएक्शंस हो रही हैं। इन सभी रिएक्शंस को जो अकेली अकेली हो रही है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, स्टेप वाइज अगर किसी रिएक्शन को लिखते हैं वो होता है एलिमेंट्री। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। अब आगे देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं ये फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है। तो हमारा रेट जो आता है, हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला कि रेट जो है वो डिपेंड करता है N2O2 इसकी पावर 1, जो यहां था N2O2, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और H2 की पावर 1, H2 की पावर 1 यानी कि हाइड्रोजन जो सेकंड स्टेप में आ रहा है, स्लोएस्ट स्टेप। इन दोनों पर रेट डिपेंड कर रहा है, इनकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। तो इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर है और ये एक्चुअल ऑर्डर है। कहां से पता लगा, मेरे को क्या पता इस पे डिपेंड कर रहा है, भाई एक्सपेरिमेंट से पता लगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल रेट। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, वो तो सीधा देखेगा, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन NO पर डिपेंड कर रहा है और H2 पर। मेन रिएक्शन को देखता हो तो H2 की पावर 2 होगी, NO की पावर 2 होगी, तो दोनों का टोटल ऑर्डर कितना बनेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन तो बताएगा फोर्थ ऑर्डर है ये, है ना, बट वो रॉन्ग ऑर्डर है, फोर्थ नहीं है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आप इसे याद कर लो, कभी कहीं देना पड़े एग्जाम्पल, कहीं पे लिखना पड़े तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, वरना इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि एग्जाम्पल है, दैट्स इट। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। बच्चे आ रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं एक बार फिर से देखता हूँ ऑटो एडमिट को, कुछ गड़बड़ करते हैं ना। यस रीना बेटा बोलिए, क्या क्वेरी आपकी? सर ये रॉन्ग ऑर्डर क्यों, एक और बार बता दो प्लीज। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर इसका ऑर्डर निकालते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो वो ऑर्डर कैसे निकलेगा, जो मेन रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये रही, सबसे पहले जो मैंने लिखी थी,
वो इनके रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, 2 लगा दिया, NO कोफिशिएंट 2 है, ये 2 लगा दिया। क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही क्या बेटा? सर, अनुष्का की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही। अनुष्का की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है, अरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, रुको। ये प्रॉब्लम आती है बेटा, मैंने रिमूव भी किया था, रिमूव स्नेहा फ्रॉम ए कॉल, क्या आ रहा है पता नहीं। ऑटो एडमिट को फिर से ऑन कर देते हैं। मैं ना रिफ्रेश करता हूँ क्लास को, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। ऑटो एडमिट को मैंने फिर से ऑन, अभी मुझे लग रहा है कि शायद सिचुएशन जो है वो शॉर्ट आउट हो गई है। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। यस गाइज, हाँ अभी ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये यही प्रॉब्लम थी, ये ऑटो एडमिट में कुछ गड़बड़ आ जाती है, मुझे नहीं पता, मेरे पास पहले नहीं आई थी लेकिन अभी मेरे साथ भी हो रही है, बाकी टीचर्स को आ रही थी ये गड़बड़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कैसे निकाला, लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब मेन रिएक्शन को हमने क्या किया, वो किया, कॉपी किया, और वहां से मेन रिएक्शन के हिसाब से हमने निकाल लिया लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने एक्चुअल कैसे निकाला। तो एक्चुअल में ये 3 स्टेप कर रही है ये रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से 3 स्टेप हैं, 1 2 3, तीनों स्टेप से जब हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो एक्चुअल ऑर्डर तो ये था, यानी ऑर्डर आएगा 2, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। और लॉ ऑफ मास एक्शन से जो निकाला हमने वो निकल रहा है 4th ऑर्डर, इन दोनों का 4th ऑर्डर निकल रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग ऑर्डर है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन से जो ऑर्डर निकलता है वो हमेशा सही नहीं होता। यस, क्लियर है बेटा सबको? सर वो सेकंड वाली कैसे पता चल रहा है कि स्लो स्टेप में हो रही है? बेटा एक्सपेरिमेंटल ठीक है सर। रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करोगे वो सही हो भी सकता है और हो सकता है वो गलत हो। इस केस में वो गलत प्रूव हो रहा है, इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिखाया कि एक्सपेरिमेंट में कुछ और आ रहा है और लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ और कह रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही मानना चाहिए। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। बस ये फॉर एग्जांपल था कि एक्सपेरिमेंटल ही क्यों माने, क्योंकि भाई हमेशा वो सही नहीं आएगा वरना। चलिए अब बात करते हैं, एक मॉलिक्यूलैरिटी नाम की चीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन में। व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? यानी कि मॉलिक्यूल रिएक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए O2F2 का मॉलिक्यूल जो है वो O2 और F2 बनाता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? यूनिमोलिकुलर का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। यस सर। नेक्स्ट देखिए 2HI के मॉलिक्यूल्स लिए वो H2 और I2 बना रहे हैं, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्लियर है ये बात भी? दैट इज बाई, दो मॉलिक्यूल्स HI के। नेक्स्ट वाले में 2 NO और 1 O2 का मॉलिक्यूल लिया हमने और हमारे पास बन गया 2 NO। यहाँ जो बन रहा है इसको नहीं देखना, हमने रिएक्टेंट्स को देखना होता है। तो टोटल 3 रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, तो टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गया भाई मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द सर रिएक्शन? एक बार बता दो। Number of molecules in the reactant side, total number of molecule in the reactant side are called molecularity of the reaction। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 और 1 3 है टोटल। तो 3 है तो टर्म मॉलिक्यूलर, 2 है तो बाई, 1 है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? सर बायो में सर एक एक करके हो सकते हैं 2? हाँ एक एक करके 2 एक ही बात है, उसमें क्या दिक्कत है? यस सर ये समझ नहीं आ रहा सेकंड वाले में वो 2 कैसे, मतलब अरे बायोमोलिक्यूल। 2 HI के मॉलिक्यूल हैं, ये देखो ना, ये रहे 2 HI के मॉलिक्यूल। मैं इसको ऐसे लिख देता HI प्लस HI, 2 HI के मॉलिक्यूल चाहिए मुझे अगर मेरे को H2 और O2 बनाना है। आप खुद सोच के देखो, H2O2 बनाना चाहते हो, 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए आपको, H2 प्लस O2, तो क्या एक HI से बन जाएगा वो? इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, दूसरी हाइड्रोजन हवा में से थोड़ा निकालोगे, तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए। यस, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तभी ये बनाएंगे, तो इसमें बाई मॉलिक्यूलर है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी आपको समझ में आएगी, कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं एक टाइम पर, वो मॉलिक्यूलैरिटी होती है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में, जनरल पेपर में आते होते हैं।
एडवांस लेवल पर नहीं आते लेकिन जनरल पेपर पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू होती है ना, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रहा अल्फा प्लस बीटा का सम, और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का ही सम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोलिकुलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल आयन विच कोलाइड टू डू रिएक्शन, मतलब कितने मोलिक्यूल आपस में टक्कर लगा के रिएक्शन को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इट इज नॉट होल नंबर ऑलवेज, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ये नहीं है कि हाँ 1 2 3 4 वैल्यू आएगी इसकी, ये 1.3 भी आ सकता है, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होल नंबर नहीं होता, और कैन बी जीरो, और जीरो भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, सबको पता है, यस सर। तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलैरिटी जीरो थोड़ा हो सकती है। आप कहोगे कोई मोलिक्यूल था ही नहीं रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट बन गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रिएक्टेंट कम से कम एक तो होगा, तो मोलिकुलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, और ये ऑलवेज होल नंबर होगी। आप ये थोड़ा कह सकते हो 1.3 मोलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो एक मोलिक्यूल बनेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो यानी ये हमेशा होल नंबर में होती है और साथ में जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। एप्लीकेबल ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शंस ओनली, एलिमेंट्री रिएक्शन पर एप्लीकेबल। ये मोलिकुलैरिटी तो एलिमेंट्री के लिए ही देखा जाता है, आप कंपाउंड वाली रिएक्शंस के लिए देख सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मोलिकुलैरिटी देखेंगे जो सिंगल स्टेप में हो रही है। अगर किसी रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, उसमें बीच में 2 3 स्टेप आ रहे थे, तो वो जो 2 3 स्टेप आ रहे थे वो सब एलिमेंट्री हैं, लेकिन मेन रिएक्शन जो थी वो मल्टीपल स्टेप वाली थी। तो ये मोलिकुलैरिटी हमेशा किसके लिए निकलती है, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन कह लो, एक ही बात है, उनके लिए निकलती है। और ये एक्सपेरिमेंट से कुछ भी निकाल लो, इसका कोई चक्कर ही नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट से होता है। क्लियर है, हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, जैसे कि इसका रीजन अब मैं बताऊंगा हायर ऑर्डर रिएक्शन रेयर क्यों होती है। 4KClO3 इसकी मोलिकुलैरिटी 4 है, 3KClO4 बनेगा प्लस KCl बनेगा, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है K इंटू KClO3 की पावर 4 पर डिपेंड करता है। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, इसका ऑर्डर फोर्थ है। अब देखो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शंस क्यों पॉसिबल नहीं है, रेयर क्यों होती हैं। फोर्थ ऑर्डर का मतलब होता है कि इसकी कंसंट्रेशन 4 गुना कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, यानी कंसंट्रेशन की 4 पावर। इसका मतलब इसे आप ऐसे समझ लो, मान लो आपके पास में कोई पेन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक ये व्हाइटनर है, ठीक है, जिसको व्हाइटनर बोलते हैं, पेपर के ऊपर कुछ गलत लिखा जाए तो व्हाइट कर देते हैं इसे, ये इसका कैप है। ठीक है, अगर मैं, ये तो 2 चीजें, अगर मैं इसको ये आपस में टक्कर मार रहे हैं, किस डायरेक्शन में टक्कर मारे कि कैप लग जाए, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टक्कर लगाई, कैप लग गया, लेकिन अगर टक्कर बिल्कुल मामूली सी लगी तो कैप वापस नीचे गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा नीचे। टक्कर का भी एक पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, पूरा अच्छे से लगेगा, थोड़ा सा जोर से, तभी ये कैप बंद होगा। यानी पर्टिकुलर एनर्जी पर और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अगर 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, तभी क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ये बोलती है कोलिजन थ्योरी, कि कोलाइड करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स या वाटर के अंदर भी जो रिएक्शन होती है उनके अंदर मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने पर ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है ये बात, टक्कर मारेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये तो सिर्फ 2 थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगर ये 4 मॉलिक्यूल हो, तो जैसे मैंने ये पेन लिया, इसका कैप निकाल दिया, कैप निकालने के बाद इसको मैं यहां से इसका एक और ढक्कन निकाल दिया, फिर यहां से मैंने इसका रिफिल भी निकाल दिया। अब मैं इन चारों पार्ट्स को आपस में जोड़ना चाहता हूं, तो कैसे जुड़ेंगे, ये ऐसे होना चाहिए, फिर ये रिफिल इसके अंदर ऐसे जाए, ये उल्टा भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो क्या पेन बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये रिफिल का माउथ दूसरी तरफ होना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला जो इसका लगेगा वो ढक्कन भी इसका बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसके बाद में कैप की डायरेक्शन भी परफेक्ट होनी चाहिए। सारी चीजें एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चारों मॉलिक्यूल आएंगे, तभी पूरा पेन बन पाएगा। अगर इनमें से किसी एक की डायरेक्शन भी उल्टी या टेढ़ी हो गई, इधर से इधर से इधर से, देखो कितनी सारी डायरेक्शंस है, हर मॉलिक्यूल की अलग अलग है, ये कैप भी तो इधर उधर लग सकता है, कहीं भी ऐसे टक्कर मारेगा तो बंद तो नहीं होने वाला पेन। तो चारों का एक साथ इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हायर ऑर्डर रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती हैं। ये बात सबको समझ में आ गई।
सर Yes, फोर sir. से ज्यादा तो ऐसे Yes, कोई भी sir. होंगी तो पॉसिबल ही नहीं होंगी। क्या बेटा? मतलब फोर से ज्यादा जो होती हैं वो पॉसिबल ही नहीं होंगी फिर। बिल्कुल नहीं पॉसिबल होती हैं। तो देखिए अब हम क्या कर रहे होते हैं पता है, हम रिएक्शंस को अलग अलग करवा के हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्या किया, रिफिल ले लिया और पेन का होल ले लिया, ये बैरल पेन की, दोनों को आपस में फिट कर दिया, वो मॉलिक्यूल बन गया। फिर उसके बाद ऊपर वाला कवर लूंगा, फिर इसको फिट करूंगा एक दूसरी रिएक्शन में, दूसरे एनवायरनमेंट में। फिर उसके बाद ये सब फिट हो गया, फिर मैं क्या करूंगा, कैप लूंगा और ये करूंगा, और इसके बाद में इसको फिट कर दूंगा। इस तरह से रिएक्शन को पूरा तो किया जा सकता है, नो वरी। यस, मतलब तोड़ तोड़ के सर, ये सर जैसे हाँ, 5 है, 2 को अलग कर दो, 3 को आप अलग एक कर दो। साथ सारी चीजें मिक्स कर दो और उसके बाद उम्मीद करो कि मेरा पेन बाहर निकल आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ना? जैसे यूं लगा लो, जैसे शर्ट पे छोटे टी-शर्ट छोटे पे, स्टेप में कर सकते हैं। हाँ, जैसे शर्ट पे टी शर्ट पे अगर आप मान लो आपको 2-3 कलर, अलग अलग कलर की टी शर्ट लगानी है, तो आप क्या करोगे, दोनों तीनों कलर एक उसमें डाल दीजिए पतीले में, और उसके अंदर टी शर्ट डाल दीजिए, पानी में उसको उबाल लो, तो तीनों कलर अलग अलग आ जाएंगे, मिक्स हो जाएगा ना सब। यस सर। हम क्या करेंगे, पहले आधा हिस्सा उसका एक कलर में डुबोएंगे, फिर दूसरा आधा दूसरे कलर में डुबोएंगे, फिर तीसरा आधा दूसरे कलर में डुबोएंगे। तो इस तरह से उसको कलर किया जा सकता है, अलग अलग कलर्स में भी, सीधा इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकता। तो यही वो बोल रहा है कि हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लोअर ऑर्डर ही पॉसिबल है। तो 3, ज्यादा से ज्यादा 4, फोर्थ ऑर्डर ये वाली रिएक्शन, दिस इज फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, याद रख लेना। रेयर एग्जांपल है KClO3 KClO4 बनाता है, प्लस KCl बनता है। और ये जो KClO4 है ना, ध्यान देना, ये क्या है KClO4, पता है किसी को? KClO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीजन देने वाला। पटाखे जो होते हैं, फायर क्रैकर, पटाखे, इन पटाखों के अंदर इस KClO4 को डाला जाता है। उन्हें बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेनी होती है, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे तो फटेंगे नहीं बेचारे, क्योंकि अंदर से तो कॉम्पैक्ट होते हैं, बंद होते हैं, बाहर से ऑक्सीजन मिल नहीं सकती। तो उनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन देने वाला एक बैठा होता है, तो थोड़ा सा गर्म करते हैं, फुल ऑन ऑक्सीजन देता है, फुल ऑक्सीजन, कहता है भाई ले जा, तो अंदर से फटफटा जाते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। KClO4 को भी याद रखिएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं जरा, किसी कोई क्वेरी है तो पूछ लो। अब हम जो करने वाले हैं भी, जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन करने वाले हैं। ध्यान रख लेना, जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आपके एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपके क्या बोलते हैं उसे, IIT में नहीं आती है, ठीक है, JEE में, नीट में, वहां पर डेरिवेशन नहीं आती, वहां पर सीधा लास्ट रिवीजन क्लास में आपने करवाया तो शायद जीरो ऑर्डर के लिए। सर जीरो एंड सर नहीं कराया। वो सर बताया बताया था था कि बस। जीरो ऑर्डर के लिए ऑर्डर क्या होता है, डबल कर दें कंसंट्रेशन, ट्रिपल कर दें, मुझे पता है बेटा, ठीक है, पहली क्लास में कैसे करवा सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा, उस क्लास को पढ़ो, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो, और मुझे चाहिए है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। जो मैंने करवाया उसको फिंगर टिप्स पे रट्टा मार लो, थोड़ा सा काम डेली, एक क्लास होती है ना आपकी, डेली उस सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटा तो लगा लो कम से कम। मेरी क्लास लगाई 1 घंटे की, 1.5 घंटा उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, NCERT के, मैं न्यूमेरिकल की बुक भेज चुका हूं, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। प्लस मैंने जो करवाया, अरे इसको लिख के देख लो नोटबुक पे और याद कर लो, बस यही काम करना है, डेली 1.5 घंटा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फोकस। अगर वो नहीं है तो फिर करवाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, ये ध्यान रख लेना, कुछ नहीं आएगा बाद में। आप लोग, पता है लोग कहते हैं फलाना बच्चा नालायक है, ढिमकड़ा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, नालायक और होशियार वाली कोई बात होती नहीं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं, लेकिन कई कामों में बहुत अच्छे होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, राहुल गुप्ता नाम था, ठीक है, बैट बॉल में बहुत बेस्ट एवर, क्रिकेट में वो बेस्ट एवर लड़का था, उसकी बॉलिंग भी जबरदस्त थी, उसकी बैटिंग भी। एक और था हरीश काठपाल, उसकी बैटिंग बॉलिंग उसकी भी बड़ी जबरदस्त थी, वो तो लंबे लंबे शॉट मारता था हरीश काठपाल, बहुत लंबे लंबे। दोनों के दोनों पढ़ाई में महाडफर, मेरी क्लास में क्लासमेट थे, पढ़ाई में महाडफर दोनों। मैं क्लास में बहुत इंटेलिजेंट था, मैं उन दोनों से मतलब क्रिकेट में बहुत वीक था। अब मुझे समझ में आया कि यार अगर सारा खेल दिमाग का है तो डेफिनेट सी बात है मेरे पास दिमाग अच्छा है, क्योंकि लोग मुझे इंटेलिजेंट कहते हैं, तो मेरे पास अगर दिमाग अच्छा तो मैं क्रिकेट में अच्छा क्यों नहीं हूं। तब मैंने 2 बातें ऑब्जर्व की, पहली, राहुल और हरीश डेली क्रिकेट खेलते थे, मैं कभी कभी खेला करता था। दूसरी बात, जब वो क्रिकेट खेलते थे पूरा फोकस करते थे, पूरा दिल लगा के क्रिकेट खेलते थे।
और मैं पढ़ता दिल लगा के था, ना कि क्रिकेट दिल लगा के खेलता था। तो फिर मैंने ये दोनों बातें ऑब्जर्व करने के बाद मैंने सोचा कि चलो प्रैक्टिस तो मेरी कम है लेकिन दिमाग अच्छा है ना, तो मैं फोकस अच्छा कर सकता हूँ। तो डेफिनेट सी बात है आज मैं दिल लगा के खेलूंगा, मतलब मैं खेल को फॉर्मल लेता हूँ, हार गए जीत गए कोई फर्क नहीं है, बस एंजॉय करना है। इस तरह से खेल खेलता हूँ मैं हमेशा से, आज भी मेरे को हार जीत से कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने उस दिन सोचा कि आज राहुल मुझे आउट नहीं कर पाएगा। राहुल और हरीश जो थे दोनों के दोनों दूसरी साइड थे, मतलब कह सकते हो एंटी टीम में, और मैं था और एक और लड़का था, और हम दोनों वीक थे उन दोनों से। लेकिन मैंने जानबूझ के कहा कि मैं इसके साथ हूं, तुम दोनों अलग। तो वो कहते नहीं यार हम आपस में बांट लेते, तुम दोनों वीक प्लेयर हो। मैंने कहा आज वीक और इंटेलिजेंट दोनों का आपस में मैच होने वाला है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर का। तो कहते ठीक है। वो लोग 2 घंटे तक लगातार लगे रहे, दोनों आपस में ओवर चेंज करते रहे, मैं आउट नहीं हुआ उनसे। टेस्ट मैच रखा था हमने उनको आउट कर दिया घंटा 1.5 घंटा लगा के। उसके बाद हमारी बारी आई तो मेरा दोस्त तो आउट हो गया जो दूसरे वाला था, लेकिन मैं उस दिन पूरे फोकस पे था। और 2-2.25 घंटे के बाद में वो मैंने एक शॉट लगाया और वो बॉल घर पे चली गई। मोहल्ले में खेल रहे थे, हमारे कौन सा क्रिकेट के ग्राउंड थे आपको पता ही है ना, मोहल्ले में गलियों में खेलते थे, तो जिसके घर जाना मतलब आउट तो वो बॉल गलती से थोड़ा शॉट जोर से लग गया, वो किसी के घर चली गई और मैं आउट हो गया। उसके बाद में दोनों के ओपिनियन मेरे पास आए, कहते भाई आज तुझे आउट करना बहुत मुश्किल था, इट वॉज अप्रोक्सीमेट इम्पॉसिबल टू आउट यू फॉर अस। जबकि वो लोग जनरली बोलते थे, कहते इसको आउट करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। उस दिन मैं बहुत फोकस के साथ खेल रहा था, बहुत, जानते हो मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ उस दिन, बहुत स्ट्रेस, दिमाग लगाना पड़ा ना उस चीज में जिसमें मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। मैं अच्छा प्लेयर हूं, आई एम नॉट ए बैड प्लेयर, एवरेज जिसको बोलते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट बनना है तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक, बहुत जोर। वैसे ही जो एवरेज होते हैं बच्चे पढ़ाई में, वहां से मैंने एक चीज सीख ली, वो एक्चुअल में फोकस नहीं करते, जोर लगा के नहीं पढ़ते, बहुत ध्यान से नहीं, बस ठीक है आ गया छोड़ दिया, आ गया छोड़ दिया, बात खत्म। तो वो एवरेज रह जाते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान से करते हैं उन चीजों को। यानी राहुल और जो हरीश थे मेरे दोस्त थे, वो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा करते थे, सॉरी क्रिकेट खेला करते थे और मैं पढ़ता था। ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मामला, यानी नालायक कोई नहीं होता, उस दिन मैंने सीख लिया था। और ये बात 8वीं क्लास की है, आप लोग +1 में हो, मुझसे बड़े हो, उस हिसाब से नालायक कोई नहीं होता, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए आप उस चीज में डफर हो। और अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उस चीज में इंटेलिजेंट हो। तो अगर कोई 2 मेरी क्लास के सबसे नालायक लड़के बेस्ट हो सकते हैं क्रिकेट में, मुझे बीट कर सकते हैं क्रिकेट में, और मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा बाकायदा कि मैं अगर ध्यान लगा रहा हूं तो मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है। आप जिस दिन पढ़ने लगोगे, अच्छे तरीके से पढ़ने लगोगे, उस दिन स्ट्रेस होगा ही होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो स्ट्रेस एंजॉय में बदल जाएगा। थोड़े दिन ही होता है वो, और उसी थोड़े दिन को बचाने के चक्कर में हमारा सत्यानाश हो जाता है। सर क्लियर है ना? हमें अच्छा भी तो लगता है अगले दिन अगर हम मेहनत करते हैं तो। बिल्कुल लगता है बेटा, बिल्कुल लगता है। थोड़े दिन बाद आप बहुत अच्छे हो जाओगे। शुरू में स्ट्रेस होता है, पढ़ने में जोर लगता है, ठीक है, तो लाइक दैट। बिटली लिंक शेयर करता हूं बेटा, bit.ly/मंजीत सर, ठीक है, दैट इज द बिटली लिंक, मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो अब हम 0 ऑर्डर को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। अब ध्यान से पढ़ लेना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए कुछ हो नहीं पाता। और रेगुलर रहना बहुत जरूरी। मैंने एक दिन तो हरीश और राहुल के साथ कंपीट किया, उस दिन के बाद मैंने कभी कंपीट नहीं किया, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू कह सकते हो प्ले द क्रिकेट गेम वेरी, जिसको बोलते हैं ना इंटेंसली नहीं खेलना चाहता था मैं एंजॉय करना चाहता हूँ खेल का। आ गया जो बुला रही है ठीक है, नहीं आ रही है तो चलो, वही चीज। सर बेटा आपके बिटली लिंक पर शेयर्ड है, बिटली लिंक में डीपीपी या मॉड्यूल वाला कोई भी केमिकल काइनेटिक के ऊपर क्लिक करके देख लेना, वहां पर आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी। और भी बुक्स हैं बहुत सारी, उनको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड हो जाती हैं सारी। अब आगे देखिए भाई, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट के लिए ही करेंगे हम, मतलब हम बिल्कुल सिंपल वाला केस करेंगे और वही आपके सिलेबस में, वो एमएससी तक वही चलेगा, ठीक है। मल्टी रिएक्टेंट वाला तो केस साइंटिस्टों को समझ में नहीं आता, हमें क्या आएगा। तो यहां देखिए एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब हमने क्या किया, DA/dt, DA का मतलब डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, बहुत छोटा सा A लिया, बहुत छोटा सा टाइम लिया, छोटे से टाइम में, यानी रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम छोटा छोटा है दोनों, माइनस में है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो वो घट रही है इसलिए माइनस का साइन लगाया। और रेट क्या होता है भाई, क्योंकि 0 ऑर्डर कर रहे हैं
तो k इंटू ए की पावर 0। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? यस सर। रेट ए की पावर 0 होगा, 0 ऑर्डर के लिए ए की पावर 0, 1 ऑर्डर के लिए ए की पावर 1, 2 ऑर्डर के लिए 2, 3 के लिए 3, दैट्स इट। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर की वीडियो सारे की सारी आपको बेटा बिटली लिंक के ऊपर सभी वीडियोस सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल है। अब देखो क्या किया मैंने, के को इस तरफ रख दिया, ए नोट को दूसरी तरफ ले गया। कैसे किया? इंटीग्रेशन, सॉरी ये नहीं है, पहले यहाँ पर ए नोट किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल सर होता है। 1 होती है। सर आपने तो Yes. वहां पर ए को और एज इट इज आपने ए को रिएक्टेंट के लिए यूज किया। हाँ, तो रेट वही होता है ना। देखो रेट दो तरीके से निकल सकता है। रेट देखो क्या होता है, यानी डी ए की कंसंट्रेशन छोटी सी डिवाइड बाय डी टी, यानी सर ए बाय ये टी। मैं कह रही हूँ कि प्रोडक्ट लिया है तो पॉजिटिव लगना चाहिए था ना वहाँ पे। यहाँ रिएक्टेंट लिया बेटा, प्रोडक्ट कहाँ है? ये रिएक्टेंट ही तो है, ये भी रिएक्टेंट की पावर कंसंट्रेशन है, दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो लिया ही नहीं मैंने। इन दो फॉर्मूलाज में देखो ये क्या है, ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज है रेट को निकालने का। एक फॉर्मूला ये होता है रेट इक्वल क्या होता है, रेट इसके इक्वल होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है, ये भी रेट का फॉर्मूला है, दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, दोनों रेट मतलब सर ए जो रिएक्टेंट है वो, हाँ ये रिएक्टेंट है। ये देखो इस तरफ नहीं लिखा हुआ, ये इस तरफ है तो रिएक्टेंट है, ऊपर रिएक्शन देखो ना, ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब देखो किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, यानी कि ये आ गया 1, बात खत्म। तो यानी मेरे पास आ गया डी बाई डी टी इक्वल के आ गया। अब फर्दर क्या करते हैं, ये dt को दूसरी तरफ लेके गए, dt दूसरी तरफ आ गया, dA रह गया, माइनस को भी दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस के dt आ गया। ठीक है, इसी में dt और माइनस इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले आए तो ये हमारे पास आ गया dA इक्वल माइनस के dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है ना, इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो ये dA का d हट जाएगा, डिफरेंशिएटेड के dt में kt बन जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट लगता होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। i हमने इसमें ऐड कर दिया, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है सबको ये वाला स्टेप? यस ये सारे स्टेप याद करने पड़ेंगे। अब मैंने दिया अगर टाइम 0 हो तो टाइम 0 टाइम का मतलब है कि जो ए है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नोट नीचे 0 लगाया मैंने पैरों में, ए इक्वल हो जाएगा इनिशियल, सबसे पहले जो मैंने रिएक्टेंट का अमाउंट लिया था वो आ जाएगा। तो ए को मैं सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट के पास क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपके पास मैथ नहीं है, बायो स्टूडेंट हो? यस ठीक। सर। तो एक चीज बता देता हूं, ध्यान देना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कम से कम 50 से 100 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, 50-60 फॉर्मूला सीखने के बाद समझ में आता है। ठीक है, यहां पर हम 50 फॉर्मूला आपको अलग अलग याद करवाऊं, उसकी बजाय एक स्टेप याद कर लो, इट इज इजियर देन दैट, इज नॉट दिस? यस सर। और ऐसे ऐसे कितने स्टेप आएंगे पूरी केमिस्ट्री में, 9 या 7 या 9, 7, 8, 9 स्टेप, इससे ज्यादा स्टेप नहीं है जो आपको याद करने पड़ेंगे पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री +1 2 की, इवन बीएससी में भी। तो आसान नहीं है 8 या 9 रिएक्शन, 8 या 9 फॉर्मूला याद करना, बजाय की 50 फॉर्मूला याद करिए फिर आप इसको डिराइव करना सीखो। नीड नॉट टू डू दैट, समझ गए? सर तो बट ज्यादा हमें करना पड़ेगा ना, मैथ के हैं। ज्यादा सोचो ही मत, याद कर लो सीधा। जिसके पास नॉन मेडिकल है, जिसको समझ में आ रहा है वो लगा सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं, कर लो भाई। जिसे नहीं आता सर सीधा मेरे पास बायो भी और मैथ भी है। तो अगर मैथ है तो आप सीख लेना वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सीखना सर अभी चाहते हो करा तो नहीं है ना, मैं इंटीग्रेशन वाला चैप्टर अभी करा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जब कर लोगे तो आपको आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छी बात ये है, केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, सिर्फ 1-2 लाइनें याद करनी पड़ती हैं। तो वो लाइनें याद करना इजियर है देन द फॉर्मूलाज, 50 फॉर्मूलाज याद करो और उसके बाद उस लाइन को बनाना सीखो। उसका लॉजिक समझ में आएगा 50 फॉर्मूला करने के बाद कि आई क्यों लगाया। भाड़ में गया 50 फॉर्मूला, हमने आई लगा दिया, बात खत्म, हमने समझ लिया कि आई लगता होता है। क्लियर है? यस यस बेटा, क्वेरी बोलिए आप। हु इज शर्मा? शर्मा हैज रेज ए हैंड। आपकी क्या क्वेरी है? सर एक बार ऊपर करना स्लाइड को। ठीक है, अभी दिखाता हूं, ये लीजिए, ये पूरी स्लाइड्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो अब देखिए, तो इंटीग्रेशन के लिए आई लगा दिया मैंने। अब मैंने लिखा कि टाइम t 0 है, यानी टाइम अगर 0 है
तो ये 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 बन गया। तो a जो है वो i के इक्वल हो गया, लेकिन मैंने बोला टाइम 0 पर a तो a नोट बन जाएगा, तो a नोट इक्वल i, तो a नोट की वैल्यू आएगी i, तो यहाँ पर a नोट इक्वल आ गया i के, अगर टाइम 0 है तो a नोट i के इक्वल आ गया, तो मैं इसी इक्वेशन में a नोट i की वैल्यू भर दूंगा, तो a इक्वल माइनस के टी प्लस a नोट, i की जगह पर मैंने a नोट भर दिया, बस ये बन गई हमारी इक्वेशन। और इसी को थोड़ा सा मैनेज किया, a नोट को इस तरफ ले आया, के टी माइनस में है, माइनस वाला के टी प्लस में कर दिया, ये प्लस में हो गया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो उल्टा पुल्टा थोड़ा सा लेफ्ट राइट किया, इक्वेशन यही है। इसी इक्वेशन को ऐसे मैनेज कर दिया। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? के टी इक्वल a नोट माइनस a, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यही है जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए अब देखो के टी वाले में तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये है के टी को निकालना, के इनिशियल कंसंट्रेशन और किसी टाइम पर कंसंट्रेशन, ए टी भी लिखते हैं इसको, यानी ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी ऐसा भी बोल सकते हो, और ए नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां से ये चार चीजें आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन और के और टी, अगर इन चारों में से एक चीज मिसिंग है तो वो निकाल सकते हो, तीन चीजें आपको दी होंगी। लेकिन इसका रेट क्या होता है, रेट का अलग फॉर्मूला याद रख लेना, के इंटू ए की कंसंट्रेशन 0, यानी कि रेट इक्वल क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, के इक्वल होता है, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन 0 का मतलब तो 1 हो गया, तो रेट होता है जीरो ऑर्डर का के इक्वल, याद रख लेना, ये वाला फॉर्मूला तो चलेगा हमेशा। और केटी की वैल्यू जब निकालते हैं हम, तो वो केटी की वैल्यू ऐसे निकलती है। क्लियर है सबको? और ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, इसी के बेस पर सब कुछ चलेगा। अब सबको आ गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करना, डेरिवेशन तो याद करनी है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। डेरिवेशन ना याद रहे कोई बात नहीं है, मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आप वो कर ही लोगे। बट फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो समझ लेना कि आप बहुत निकम्मे हो, नालायक नहीं हो, निकम्मे हो, क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते। नालायक कोई नहीं है, इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं कि नालायक नहीं होता कोई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। जिससे मजा आता है पढ़ने में वो पढ़ता है, जिसे खेलने में मजा आता है वो खेलता है, हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो पढ़ने के लिए आप नालायक तो नहीं हो, दिमाग आप में भी है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो आप दिमाग चलाओगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहोगे। यूट्यूब के आप लोग यूट्यूब के ऊपर 3-3 घंटे लगातार वीडियो देखते रहते हो, मजेदार वीडियो आपको जो पसंद आता है ना। टीवी देखते रहते हो 3-3 4-4 घंटे, लेकिन अगर 4 घंटे सिर्फ डेली में पढ़ने के लिए बोल दूं, सब कुछ खत्म हो जाता है। अरे ऐसे कैसे, हम तो पागल हो गए, कभी सिर में दर्द, कभी लाइट चली जाएगी, कभी खुजली मचेगी, कभी पसीने आएंगे, कभी पेन खराब हो जाएगा, कभी कॉपी एडजस्ट नहीं हो रही, पैर पे नहीं रखी जा रही कॉपी, फिर उंगली दुखने लग जाएगी, है ना, क्या है पेन खराब है दूसरा पेन लो। ये प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। कभी ये देखा है कि लाइट नहीं है तो टीवी आप नहीं देख पा रहे हो, यूट्यूब नहीं देख पा रहे हो? कभी देखा है कि अगर फोन चार्ज नहीं तो आपने चार्जिंग लगा के छोड़ दिया कि कोई बात नहीं 2 घंटे चार्ज हो ना, तो उसके बाद मैं यूट्यूब देखूंगा या देखूंगी? नहीं, वो चार्जर साथ में लगा के उसको चार्जर को ठोक के और तब भी यूट्यूब लगा रहे, ले भाई रील देख रहे, है ना। यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सर यही कर दे। और एक कमाल की बात बताता हूँ, सर अभी भी यही कर रखा हाँ सर अभी भी यही कर रखा है। अब देखिए जरा, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर चार्जिंग पर मोबाइल लगाकर और पढ़ रहे हो दैट इज द गुडनेस। इसका एक रीजन बताता हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर लगातार हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर 3-3 4-4 घंटे लगाते हो, तो कुछ दिन बाद उस मोबाइल को छोड़ तो नहीं पाओगे, उसके एडिक्टेड हो जाओगे, और साथ में दिमाग में स्ट्रेस बढ़ने लग जाएगा, घटेगा नहीं बढ़ने लग जाएगा। इसका रिवर्स बताता हूँ, नोटबुक और पेन लेकर, मेरे पढ़ाने के बाद नोटबुक और पेन लो, इसको सारे को उतार लो, पूरे लेक्चर को, पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी शेयर्ड है इसकी, सारे लेक्चर को नोटबुक पेन लेके उतारो और याद करो, याद करके उतारो या उतार के याद कर लो, नोटबुक पेन से लिख कर पढ़ो। इससे क्या होता है, डेली 3 या 4 घंटे, इससे स्ट्रेस नहीं होता, एक रिलैक्स हार्मोन बॉडी से निकलता है, पूरी बॉडी में शांति। दुनिया मर रही है मरे, लेकिन आपको शांति मिलेगी, मजे आएंगे। बाहर जाओगे ना, जैसे ही रूम से 4 घंटे पढ़ के उसके बाद रूम से बाहर जाओगे ना, वही बाहर वाली गली इतनी अच्छी नजर आती है, अरे वाह क्या लोग हैं, क्या दुनिया, मजा आ गया। लेकिन अगर मोबाइल छोड़ के बाहर जाओगे तो बाहर दिल नहीं लगेगा, कुछ चक 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 सी दिल में रहेगी, यार क्या हो रहा है। रियलिटी है ये, साइंटिफिक है, याद रख लेना। यानी पढ़ने पर रिलैक्स मिलता है और ना पढ़ने पर सोशल मीडिया से स्ट्रेस मिलता है। समझ गए? शुरू में लगता है कि ये मजेदार है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो सिरदर्द मच जाता है। हाँ बेटा,
डिलीटेड चैप्टर्स तक करवाओगे? वो भी करवा दूंगा बेटा, नो वरी। सारे चैप्टर्स होंगे, एक बार आप शुरू तो कीजिए, अभी तो हमने शुरू ही किया, दूसरा ही लेक्चर लगा रहे हैं, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आपकी छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास लेके इधर उधर से सब कवर करेंगे। तो याद रखिए, पढ़ने से स्ट्रेस लेवल कम होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ना शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में उससे स्ट्रेस हो जाता है। और ये डॉक्टर्स के पास लोग इलाज करवाने जाते हैं, डिप्रेशन तक का इलाज करवाने जाते हैं, जो जरूरत से ज्यादा 6-6 घंटे 7-7 Yes, घंटे sir, अगर yes, sir. मोबाइल देखते हैं जो लोग, याद रखिएगा, ठीक है। यस बेटा, आपका कोई डाउट है तो बोलिए। यस, शर्मा कौन है भाई, उसका डाउट है कोई? सर इन्होंने पहले से ही रेज कर रखा है हैंड। पहले से ही कर रखा है, चलो ठीक है, मे भी शायद ध्यान ही ना हो। तो भाई ये इक्वेशन आपको याद जरूर होनी चाहिए, इसको याद कर लो। और ये जीरो ऑर्डर के लिए, और जीरो ऑर्डर के साथ में एक और लिख लेना, रेट इक्वल के इंटू ए की पावर 0। ये रेट का फॉर्मूला और ये केटी निकालने का, दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, टी को नीचे ले आया, 1/t a नोट माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक और चीज आती है इसमें, देखो ए नोट को ए भी लिखते हैं, स्मॉल ए, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। अब इसमें मतलब फॉर्मूला यही है, बस उसके वर्ड्स को हम थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। ए नोट को ए भी लिखते हैं, और ए को जो ए है यानी ए टी भी लिखते हैं इसे कई बार, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो अकेला ए भी लिख देते हैं, वो ए माइनस एक्स भी होता है, ए माइनस एक्स, याद रखना। और यहाँ एक्स, ए तो आपको पता लग जाओगा ए नोट है, और ए माइनस एक्स क्या होता है, एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी ए है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक्स लगाते हैं, बस इतना याद रखना। रिएक्टेंट ए है तो एक्स जो है वो प्रोडक्ट है, और ए माइनस एक्स जो होता है वो ए होता है। और ये हमेशा परसेंटेज होती है, ये याद रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑलवेज इन टर्म ऑफ परसेंटेज। यानी वो बोलेगा ए में से, छोटे ए में से एक्स को माइनस कर दिया, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी को माइनस कर दिया, तो वो परसेंटेज में माइनस करता है कि 10%, मान लो शुरू में 100% थी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो 100% होगी हमेशा, तो 100 में से माइनस कर दिया, मान लो 10% प्रोडक्ट बन गए, 10% बन गए प्रोडक्ट, तो यानी 10% रिएक्टेंट यूज हो गए, सिंपल। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10% है, ए था 100%, ए हमेशा स्मॉल ए हमेशा 100% रहेगा, 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90%। तो यानी कि 10% रिएक्टेंट और 100% रिएक्टेंट थे, 10% प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट को माइनस कर दिया रिएक्टेंट की 100% में से, तो क्या बचा, 90% रिएक्टेंट, एटी, दैट इज एटी। समझ में आ गया? तो सिंपली याद रहे ना रहे, एक बार लॉजिक क्लियर होने के बाद ये याद रख लेना, ए माइनस एक्स भी एटी होता है, और ये हमेशा परसेंटेज होती है, ये मोल मत समझ लेना। ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर टीचर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, इसको नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल के हिसाब से ए और एक्स को प्लस माइनस करोगे तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ दिखा देगा। आपको ए का पता होना चाहिए, परसेंट में से माइनस होते हैं, नंबर ऑफ मोल में से। क्लियर है सभी को? यस, ठीक है। और एक्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होता है। तो भाई ये दोनों चीजें हैं, कुछ नहीं, फॉर्मूला यही है, इसी में इसकी वैल्यू भरेंगे हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखो 1/a, ए नोट को भर दिया, ए की जगह पर a माइनस एक्स पुट कर दिया। जब दोनों को सॉल्व किया तो a से a कैंसिल हो गया, 1/t इक्वल आ गया x, ये सारा x रह गया। अब आगे बढ़े तो ये अगर ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ x/t आ गया, तो सिंपली kt इक्वल x भी लिख सकते हो, kt इक्वल x लिख सकते हो, kt इक्वल a नोट माइनस a लिख सकते हो, ठीक है। अब x लिख दिया तो x, अब x की वैल्यू आपको पता लगी ना क्या होती है, a नोट माइनस a, सिंपल, ठीक है। ए नोट को ए भी लिखते हैं, छोटा ए, माइनस में ए इक्वल एक्स। तो अब देखो माइनस ए को अगर इधर ले आऊं तो यानी ए प्लस एक्स जो होता है इक्वल होता है ए के। कैसे भी करके आप लेफ्ट राइट घुमा सकते हो, सीधी सी बात है। जीरो ऑर्डर का ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीजें अपने आप आ जाएंगी, और इसमें ए नोट को ए बोलते हैं, सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, इसको तो याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? सर एक बार समझाना, ए क्या है, मतलब एक और बार। ए इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा सर ए, हाँ? वो बड़ा वाला ए, कैपिटल वाला ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और ए नोट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन। शुरू में आपने 10 मोल लिया था, तो ये ए नोट की वैल्यू होगी 10 मोल, और 5 मिनट के बाद में वो 3 मोल रह गया, तो एट टाइम टी यानी 5 मिनट बाद वो 3 मोल है, इसका मतलब ये है। क्लियर है? ए नोट और ए दोनों ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, एक है शुरू में जितनी ली थी, और एक दूसरी है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद कितनी रह गई, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला अब याद रखना, ये वाला फॉर्मूला
और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, दोनों 0 ऑर्डर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। सर लीव कर दें? लीव करना चाहते हो? 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं जल्द स्लाइड देख लेता हूँ नेक्स्ट कौन सी है। ठीक है, अगर कुछ खास हुआ तो ठीक है, वरना सही। आगे क्यों नहीं एक बढ़ रहा? घंटे में क्या ही हो पाएगा? हाँ सर 1 घंटे में तो एक ही टॉपिक कवर हो रहा है। अरे नहीं बेटा, लगभग कवर हो चुका हमारा। ठीक है, ये लास्ट ही स्लाइड थी आई थिंक। हाँ ये लास्ट ही थी। दैट्स ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर गाइस। ठीक है, ओके सर, ये इतना ही था आज के लेक्चर के लिए, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का कोई डाउट है तो डाउट लेंगे। ठीक है।